रिटायरमेंट प्लानिंग सुनते ही हमें लगता है कि ये तो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि सबसे ज़्यादा रेलेवेंस जेन जी के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग है। वैल्यू फॉर मनी पे मिलता है डेटा और डायरेक्शन दोनों। आज हम लाए हैं नेशनल पेंशन स्कीम को समझने के लिए एक 2 पार्ट सीरीज, जिससे हम डिकोड करेंगे वो की फीचर्स जो आपके रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट्स को बनाएंगे ट्रूली वैल्यू फॉर मनी। आज के हमारे गेस्ट हैं नील बोराटे, who's the editor-in-chief of the Fine Print and the former personal finance editor at Live Mint. Welcome to the show, नील। शुरुआत करते हैं कुछ स्टैट्स से और देखते हैं कि हमारे यंग व्यूअर्स फिर भी अनइंटरेस्टेड रह पाते हैं या नहीं। According to HSBC and Grant Thornton, 53% millennials and 59% Gen Z किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं है। रिटायरमेंट तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ 11% लोग ही कॉन्फिडेंट है कि वो रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट पैसे जोड़ पाएंगे। बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेडिकल एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल कॉस्ट, ये सभी आपके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के बारे में आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। ये तो हुई रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत की बात। अब हम आपसे नील समझते हैं एनपीएस के कुछ फाइनर डिटेल्स। नील, नेशनल पेंशन स्कीम को अभी भी लोग प्रॉपर्ली नहीं समझते हैं। दी अवेयरनेस इज़ वेरी लो। किसी को अगर सिंपल टर्म्स में समझाना हो तो एनपीएस क्या है? बहुत ही आसान सिस्टम है एक्चुअली। आप हर साल या हर महीने एक अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और 60 साल के बाद आपको एक पूंजी आपकी हो जाती है जो आप विड्रॉ कर सकते हो, उसमें से 60%, और जो बाकी 40% है उसका आप पेंशन मिलता है आपको। लेकिन वाई एनपीएस के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं जब ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड है? वहाँ पर भी तो एलोकेशन ऑलरेडी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। तो एक आम प्रोफेशनल एनपीएस की तरफ क्यों देखेगा जब उसके पास ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड है? उसके 2-3 कारण हैं। एक तो जो प्रोविडेंट फंड है वो बस एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल है, और वो भी एम्प्लॉयज़ जो किसी बड़े कंपनी में काम कर रहे हो, मतलब 20 एम्प्लॉयज़ के ऊपर वाले कंपनी में काम कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर एम्प्लॉय का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो ईपीएफओ डिसाइड करता है। एनपीएस में एक तो आप हो सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, रिटायर्ड, कुछ भी हो, लेकिन आप आपका एनपीएस अकाउंट चालू रख सकते हो। और दूसरा कि आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इक्विटी में इतना डालना है, डेट में इतना डालना है, गवर्नमेंट बॉन्ड में इतना डालना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इतना डालना है, और उस हिसाब से आपका काफ़ी बड़ा कॉर्पस बन सकता है। ये तो हुई ऑल्टरनेट रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत की बात। बट नील, व्हाट अबाउट एनपीएस के फीचर्स? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसेट एलोकेशन क्या निवेशक को मिलता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कैन यू इलैबोरेट अ लिटिल बिट मोर? बिल्कुल। एनपीएस में 3 एसेट क्लासेस होते हैं। ओके। एक तो इक्विटी यानी कि स्टॉक्स, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और तीसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यानी Okay. कि कंपनी ने जो डेट इशू किया है उसमें आप निवेश कर सकते हो। तो उसका जो परसेंटेज होना चाहिए वो पूरा का पूरा आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो 100% गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल सकते हो। आपको अगर रिस्क लेनी ही नहीं है बिल्कुल, तो आप वैसा कर सकते हो। या फिर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालना है, वो भी आप 50, 70, 100% कर सकते हो। बस एक ही लिमिटेशन है कि जो इक्विटी या स्टॉक्स का कंपोनेंट है उस पर 75% मैक्सिमम अलाउ किया है। वो भी काफ़ी जनरस है, मतलब काफ़ी हद तक आपका स्टॉक्स में रह सकता है एनपीएस। तो इसमें एनरोल करना कितना मुश्किल है? एनपीएस में काफ़ी कम्बरसम होता होगा एनपीएस में एनरोल करना फॉर अ आम निवेशक? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो किसी भी बैंक में अगर आप गए और आपने पूछा कि एनपीएस का फॉर्म दो, तो उनको देना ही चाहिए, उनका वो ड्यूटी है। दूसरी चीज़, अगर आप ऑनलाइन ई एनपीएस में जाते हो, मतलब एनएसडीएल जो गवर्नमेंट की कंपनी है, उनका ई एनपीएस करके वेबसाइट है, वहाँ पे बिल्कुल फ्री, अगर आपके पास आधार पैन है तो 5 मिनट में आपका एनपीएस अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन द रीज़न वाई म्यूचुअल फंड्स इतने पॉपुलर हो गए हैं नील, क्योंकि उसमें हम एसआईपी कर सकते हैं, जो बहुत डेमोक्रेटाइज कर दिया है एक्सेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जो लोग घबराते थे इन्वेस्टमेंट से, अब सडनली उनको लगता है कि मैं 500 रुपये, 1000 रुपये हर महीने देने से आई एम ऑल्सो बिकमिंग एन इन्वेस्टर। एनपीएस में एसआईपी नहीं है, राइट? एनपीएस में भी एसआईपी है, बस उसका नाम अलग है। उसको डी रेमिट ऐसा कहते हैं, और लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है उस बारे में, इसलिए नहीं करते। लेकिन कर भी सकते हो, और अगर आपको साल में एक ही बार डालना है तो आप वो भी कर सकते हो।
तो डी डी रेमिट बोला आपने, तो कैन यू एक्सप्लेन दैट, वो एसआईपी से कितना सिमिलर है? बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। आपके बैंक के पास एक इंस्ट्रक्शन जाता है कि हर महीने इतना पैसा काटो और एनपीएस में डालो, और वो इन्वेस्ट होता है। और वो उसी एनपीएस में इन्वेस्ट होगा जिसमें आपने चूज किया जी। है, और वो उसी एसेट एलोकेशन के हिसाब से होगा जो आपने जी। पहले आपने जो भी निर्धारित किया बिल्कुल था। बिल्कुल। और इसमें कोई मिनिमम कंट्रीब्यूशन है? जी। क्या है? बस 1,000 रुपये हर साल के। साल के? साल के। एंड हर मंथ कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, चाहो तो see. 500, चाहो तो 5,000। राइट। आप भी एनपीएस में ऑनलाइन रजिस्टर करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नील, ग्रैंड थॉर्टन की रिपोर्ट के हिसाब से 75% रिस्पोंडेंट्स अपने पेंशन फंड्स की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में कंसर्न्ड हैं। दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। एनपीएस के फंड्स को मैनेज और रेगुलेट कौन करता है? एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, पेंशन फंड्स, पीएफआरडीए, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी है और इंफॉर्मेशन भी है, लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये जानना है कि पेंशन फंड कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका पोर्टफोलियो उसके वेबसाइट पे उनको डालना कंपलसरी है। अभी लोगों को जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि म्यूचुअल फंड की तरह वो डेमोक्रेटाइज नहीं हुआ है। मतलब म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होता है वो आपने गूगल पे सर्च किया तो 10-20 वेबसाइट मिलेंगी जहाँ पे वो अपलोडेड है। एनपीएस क्योंकि वो बहुत पॉपुलर बनानी है, इसलिए आपको वो कभी कभी मुश्किल लगता है कि वो कैसे मिले, लेकिन वो है वेबसाइट पे, पेंशन फंड के डिटेल्स हैं सारे। लेकिन अगर सरकार का कोई प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है कि निवेशक सोचता है कि अगर मैं सरकार को पैसे दे रहा हूँ तो उनके तरफ से मुझे कोई गारंटीड रिटर्न तो आना चाहिए। क्या एनपीएस में गारंटीड रिटर्न है? और नहीं है देन वेयर इज दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर, बिकॉज ही थिंक्स ही इज गिविंग इट टू द गवर्नमेंट। तो ये एक गलत सोच है कि ये सरकारी प्रोडक्ट है या सरकार का प्रोडक्ट है। एक्चुअली एनपीएस में प्राइवेट पेंशन फंड मैनेजर्स है, उसमें कुछ पीएसयू भी है, एसबीआई पेंशन फंड है फॉर एग्जांपल, लेकिन मेजॉरिटी जो पेंशन फंड है वो प्राइवेट पेंशन फंड है। हाँ बिल्कुल, सरकार ने क्रिएट किया है और क्लोजली मॉनिटर करते हैं, लेकिन आप सरकार को पैसे नहीं दे रहे हो, आप एक पेंशन फंड मैनेजर को पैसे दे रहे हो कि आप मेरे लिए इसको इन्वेस्ट करो और उसकी रिटर्न्स दे दो। तो अगर हम किसी पेंशन फंड मैनेजर से खुश नहीं है, किसी ने हमारा पैसा ले लिया और हम जैसे म्यूचुअल फंड में भी होता है, जो एसेट मैनेजर होता है या म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, हम उससे खुश नहीं होते हैं, देन डू वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि हम उसे चेंज कर सकें? और डज दैट मीन कि हमें एग्जिट करना होगा? क्योंकि काफ़ी बाइंडिंग होती है, तो फिर हम अगर कोई गलत मैनेजर आ जाए तो फिर हम तो उसके साथ फंस जाएंगे, राइट? तो ये एनपीएस की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जब आप स्विच करते हो तब आपके ऊपर टैक्स लगता है, और इसी कारण से बहुत लोग बहुत साल तक छोड़ ही देते हैं उनके म्यूचुअल फंड को। लेकिन एनपीएस में जब आप स्विच करते हो दूसरे पेंशन फंड मैनेजर की तरफ, तो आपके ऊपर बिल्कुल कोई टैक्स नहीं लगता, और आप साल में एक बार स्विच कर सकते हो, हर साल। अच्छा, हर साल, मतलब इट्स अकॉर्डिंग टू द रूल बुक आई कैन मेक दैट स्विच? बिल्कुल, ये आपका हक है। और आपने अभी बच्चे कुछ देर बाद हमें समझाया था कि पेंशन फंड में एसेट एलोकेशन इज अप टू मी, मैं कितना किस एसेट क्लास में डालूं, कितना डेट में डालूं, कितना लिक्विड में डालूं। तो हर एक एसेट क्लास कौन मैनेज कर सकता है, उतना फ्लेक्सिबिलिटी भी है क्या? अच्छा, अगर आप चाहो तो एक पेंशन फंड मैनेजर आप रख सकते हो आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए, और दूसरा रख सकते हो आपके इक्विटी के लिए। मूविंग ऑन टू विड्रॉल्स, जो कि इन्वेस्टर्स का एक मेजर कंसर्न रहता है। एनपीएस के लॉक इन पीरियड के बारे में कुछ बताइए नील। क्या ये सब्सक्राइबर्स के लिए ये एक परमानेंट लॉक है या इट्स जस्ट अ सीट बेल्ट? मैं समझता हूँ कि सीट बेल्ट है काफ़ी हद तक, क्योंकि आज इक्विटी में सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि लोग बहुत ही जल्दी अपने स्टॉक्स बेच देते हैं, और वो डर के मारे या बेचते हैं, या फिर उनको कहीं पे एक लालच होती है कि दूसरे स्टॉक में डाल दूँ, और वो इस प्रोसेस में रिटर्न्स कमाते नहीं है। सेबी का डेटा कहता है कि 90% लोग ट्रेडिंग में पैसे नहीं कमाते हैं, फेंडो ट्रेडिंग में। तो एनपीएस में आप चाहो तो भी आप निकाल नहीं सकते हो, इसलिए एक्चुअली वो एक सीट बेल्ट ही है 60 साल की उम्र तक लॉक इन रहना। फिर भी अगर आपकी कोई ज़रूरत है, आपको एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए, शादी के लिए पैसे चाहिए, आपको स्टार्टअप भी करना है उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो आप एनपीएस से 25% अमाउंट निकाल सकते हो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस में से।
तो ये काफ़ी बड़ी छूट दी है, और ये जो विड्रॉवल है ये टैक्स फ्री भी है। अच्छा, तो इसमें चाहे मुझे प्रॉफिट ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन मैं जब विड्रॉ करूंगी तो मुझे उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, अगर आपने पार्शियल विड्रॉल किया, इसको पार्शियल विड्रॉवल कहते हैं, 60 साल के पहले, तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। जो हमारा विड्रॉल कैप है वो 40% का कैप है, इफ आई एम नॉट राइट। इज दैट राइट? जब आप 60 साल की उम्र क्रॉस करते हो, हाँ. तब आपका जो कॉर्पस है उसके 2 पार्ट्स बनते हैं। कैन यू एक्सप्लेन दिस टू अस विद एन एग्जांपल? बिल्कुल। तो मान लीजिए आपका कॉर्पस है 1 करोड़, अच्छा. उसमें 60 लाख आप पूरा विड्रॉ कर सकते हो और वो टैक्स फ्री है। अच्छा. 40 लाख आपको इस्तेमाल करना है एक पेंशन खरीदने में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है कि पेंशन खरीदना मतलब क्या होता है। करेक्ट. तो इसका मतलब ये है कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को ये पैसा दे रहे हो, ये 40 लाख दे रहे हो, और उसके बदले में आपको इंश्योरेंस कंपनी हर महीने एक पेंशन दे रही है। अब जब आप पास अवे होते हो, तब पैसों का क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में होता है कि मेरे मरने के बाद उसका आगे क्या होगा। तो वो भी आपके हाथ में है। जब आप पेंशन खरीदते हो, वो टेक्निकल लैंग्वेज में एन्यूटी कहते हैं, जब आप वो खरीदते हो तब उसमें कई तरह के होते हैं एन्यूटीज़ या पेंशन्स। तो उसमें से एक टाइप है एन्यूटी विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस। इसका मतलब कि जो 40 लाख मैंने बताए एग्जाम्पल में, वो 40 लाख आपके जो एयर्स है, आपके नॉमिनीज हैं, उनको वो मिल जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस का फिर क्या मतलब हुआ देन? मतलब दिस इज इट एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट? आई एम कंफ्यूज नील। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इंश्योरेंस का इससे एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। बस एक ही पॉइंट पे इंश्योरेंस का आता है कि जो कंपनियां पेंशन दे रही है वो इंश्योरेंस कंपनीज है। तो इन अ नटशेल 60 लाख विड्रॉ किया जा सकता है और बाकी 40 लाख किसी पेंशन फंड के पास चला जाता है, जो फिर इन्वेस्टर को लाइफ लॉन्ग पेंशन देता है। तो नील, जो सब्सक्राइबर्स के पास बाकी के 40 लाख है, उसके ऊपर क्या रिटर्न एक्सपेक्ट सब्सक्राइबर कर सकता है? जी, तो ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा हम कह सकते हैं। अच्छा. क्योंकि वो जो रिटर्न है वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, और कई बार उसका जो रेट होता है वो एफडी, मतलब कुछ एफडी से कंपेयर टू कम होता है। एग्जैक्टली. तो अभी फॉर एग्जांपल 6 से 7% आपको मिल जाएगा पेंशन, जो रिटर्न है। आप कह सकते हो कि नहीं मैंने वो अगर वो 40% निकाला, 40 लाख निकाला और स्टॉक मार्केट में डाल दिया तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये पैसे आपकी ज़िंदगी के लिए, मतलब जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सेफ रहने चाहिए। एनीवे आपको जो 60 लाख मिल रहे हैं वो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी कहा जैसे 40 लाख के ऊपर मुझे 6 और 7% रिटर्न मिल रहा है, तो अगर मैं उसमें से टैक्स हटा दूं तो वो 3.5-4% ही मिलता है नेट रिटर्न। सो एंड इट्स नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन, राइट? सो कई लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि दीज रिटर्न्स आर नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन। देन हाउ डज वन कॉम्बैट दैट? क्या आप देख रहे हैं इसमें रूल्स चेंज होंगे? क्योंकि एनपीएस में आपने भी कहा कि, और हम आगे बात करेंगे कि कई सारा शेकअप आया है, तो क्या आप आगे जाके इमेजिन कर रहे हैं कि ये 40% वाला जो रूल है इसमें भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, या ये 40% हम कभी भी नहीं निकाल पाएंगे? इज दैट समथिंग, डज दैट व्हाट द रूल से कि ये 40 lakhs जो है ये एक तरीके से मतलब इट्स आउट ऑफ बाउंड्स, कोई इमरजेंसी भी हो तो मैं नहीं निकाल पाऊंगी इससे? इज दैट राइट? जी, तो ये जो 40 लाख है, जब तक आप जीवित हो तब तक आप निकाल नहीं सकते हो, आपको पेंशन ही मिलता है उसके अगेंस्ट। आई सी. इमरजेंसी हो तो आपके पास वो 60 लाख है ही ड्रॉ डाउन करने के लिए। और अगर आप सोचे कि एनपीएस ना होता, आपके पास बस 1 करोड़ के म्यूचुअल फंड होते हैं, करेक्ट, तो रिटायरमेंट के बाद कोई भी आदमी 100% तो इक्विटी में नहीं डालेगा। उतना रिस्क लेने की क्षमता बहुत ही कम लोगों में है। तो कितना डालेगा इक्विटी में? हमने अगर अस्यूम किया कि 50% डालेगा, तो 50 लाख वैसे भी वो एफडी में डालने वाला है या फिर किसी डेट फंड में डालने वाला है। तो आप समझिए कि ये उसका एक हिस्सा है। हाँ,
लेकिन खाली एक है कि ये जो एफडी में भी डालेगा, देयर इज दैट कंफर्ट कि मैं कभी चाहूँ तो वो मुझे निकाल मिल सकता सकता है, हाँ जो हाँ इस केस में शायद बिल्कुल। नहीं तो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ये एक इशू है, और काफ़ी लोगों की मांग है कि इस चीज़ को आप हटा दो। लेकिन इसको हटाने के लिए लोकसभा में एक नया अमेंडमेंट लाना पड़ेगा जो पीएफआरडीए एक्ट में है। आई तो सी। तो ये रेगुलेटर भी नहीं कर सकता उनके लेवल पे। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, एंड आई एम टेकिंग दिस बैक टू अ लॉट ऑफ पीपल जो अपने करियर में जॉब स्विच करते हैं या बिजनेस चेंज करते हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें एनपीएस में दोबारा रजिस्टर करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। ये एनपीएस की दूसरी ताकत है कि आपको जो प्रैन नंबर मिलता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, अच्छा। वो आपके पूरे लाइफ तक सेम ही रहता है। आप नौकरी करो, आप बड़े कंपनी में करो, छोटे में करो, सेल्फ एम्प्लॉयड स्टार्टअप करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका प्रैन वही रहेगा एंड दैट कैरीज ऑन टिल योर डेथ? टिल योर डेथ। ओके। जस्ट लाइक पैन नंबर, वैसे प्रैन नंबर। एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट आता है यूपीएस वर्सेस एनपीएस एंड ओपीएस का, जो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ था। आई नो वी आर टॉकिंग अ लॉट ऑफ एक्रोनिम्स। पहले तो नील हमें बताएं कि यूपीएस क्या है और ओपीएस क्या था, एंड व्हाट वाज दिस बिग कंट्रोवर्सी दैट सराउंडेड इट? जी, 2004 में एनपीएस स्टार्ट हुआ। उसके पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता था, जो कि उनके फाइनल सैलरी से लिंक था। तो बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल पेंशन था, और उसमें डियरनेस अलाउंस के इंक्रीमेंट्स भी मिलते थे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तो बिल्कुल रिटायरमेंट में अच्छी तरह से उनका केयर लिया जाता था। फिर 2004 में एनपीएस आने के बाद एक नई कॉन्सेप्ट आ गई कि आपका जो पेंशन है वो आपके मार्केट रिटर्न से लिंक्ड होगा, क्योंकि कॉर्पस से ही पेंशन बनता है, और अगर कॉर्पस बड़ा हुआ नहीं तो पेंशन भी छोटा होता है। और जो उसकी रिस्क है कॉर्पस बढ़ाने की, वो ट्रांसफ़र हो गई गवर्नमेंट से एम्प्लॉय के ऊपर। पहले पहले किसी ने ये ठीक से समझा नहीं और ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं, लेकिन पिछले 2-3 साल में से लोगों के प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए कि हमें वो पुराना ही सिस्टम चाहिए, और वो तो एकदम कंफर्टेबल ही था, तो क्यों ना मांगेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक तीसरा सिस्टम स्टार्ट किया, क्योंकि उनको पूरी तरह से पीछे जाना नहीं था और एम्प्लॉयज़ की भी काफ़ी डिमांड थी। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम कॉन्सेप्ट आ गई। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ही वो मैनेज करती है उसका जो एलोकेशन है, और जो फाइनल पेंशन होता है वो आपकी फाइनल सैलरी से ही लिंक्ड होता है। मिनिमम 50% आपको मिलेगा ही। ये एक बड़ा बेनिफिट दिया हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। उसके कुछ डाउनसाइड्स भी थे। फॉर एग्जांपल, एक ये था कि आपका जो पेंशन है यूपीएस में, अगर आपने सर्विस बीच में ही छोड़ दी तो आपका पेंशन रिटायरमेंट के साल में ही स्टार्ट होगा। मतलब समझो आपने 40 की उम्र में गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दी, तो आपको जो भी रिटायरमेंट का ईयर है, मान लीजिए 60 का रिटायरमेंट एज है, उसके बाद ही आपको पेंशन मिलेगा। कंपेयर टू एनपीएस का जो प्रैन नंबर है वो पोर्टेबल होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में निकल गए तो वही प्रैन नंबर है, कहीं और सेल्फ आपने खुद का कंपनी स्टार्ट किया तो वही प्रैन नंबर है। तो आपके साथ वो मूव होता है, और अगर आप चाहें तो 40 की उम्र में भी एनपीएस ले सकते हो। बस एक कंडीशन है कि 80% उसका एन्यूटी बन जाता है, मतलब पेंशन बन जाता है। अच्छा। और वो टैक्सेबल होता है, तो इसलिए ज़्यादा लोग वो उसको प्रिफर नहीं करते। लेकिन वो एक ऑप्शन था एनपीएस में जो यूपीएस में नहीं था। शायद कुछ फीडबैक लेने के बाद गवर्नमेंट ने यूपीएस में एक फाइनल ऑप्शन दिया कि आप एक वन टाइम स्विच कर सकते हो रिटायरमेंट के पहले यूपीएस से एनपीएस की तरफ। आई सी। तो जो लोग जल्दी छोड़ना चाहते हैं या फिर जो भी और इशू है, उनके पास वो ऑप्शन भी अब आ गया है। तो अब मेरे मानने में यूपीएस ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर बन गया है। फिर भी एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि बहुत कम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने यूपीएस को चूज़ किया, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कि लोगों को समझ में नहीं आता ठीक से। थैंक यू सो मच नील फॉर ब्रेकिंग दिस डाउन फॉर अस टू द टाइनीएस्ट बिट। ये था पार्ट 1, जहां हमने देखा एनपीएस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन
जाना उनके एसेट एलोकेशन के बारे में, विड्रॉल लिमिट्स और बहुत कुछ। पार्ट 2 में हम बात करेंगे एनपीएस में आने वाले चेंजेस और बाकी कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स के मुकाबले में एनपीएस के क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं। साथ ही बस्ट करेंगे कुछ बहुत प्रिवेलेंट मिथ्स। तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड कीप वॉचिंग डिकोडर।